So hello my dear students, welcome to another video of Total English. Today is day 3 of EPS, that is Exam Practice Series. एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़ में हम लोग हर रोज़ एक एक चैप्टर कर रहे हैं एसएसटी का और इंग्लिश का। और फ़िलहाल हमारा फोकस ये होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के जो डेज़ हैं वो बहुत कम बचे हैं और सोशल स्टडी का एग्ज़ाम आपका पहले है। सो द मोर फोकस विल बी ऑन सोशल स्टडीज़। एसएसटी के ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हम लोग अभी कवर करने की कोशिश करेंगे, दोज चैप्टर्स विच विल कम इन योर टर्म 1 एग्ज़ाम। एंड आई नो देर इज़ अ डिले इन दिस वीडियो लाने में थोड़ा डिले हुआ बिकॉज माई फ़ोन वॉज डेड एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक द वीडियो, सो आई एम यूजिंग another phone, one of my family members' phone, and this time I have managed to make the video. I have managed to do the things, arrange the things, and it took a lot of time. So without any delay, let us come to the point. Today in day 3 we are going to do SST history chapter 1, rise of nationalism in Europe. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हमने डे 1 के वीडियो में भी पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे और उनसे हमने कई टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की थी। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स उस दिन नहीं हो पाए थे आज उसे करें, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लेंदी, सो इट नीडेड अनदर वीडियो। सो हियर इज़ द वीडियो। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? What was the civil code of 1804 also known as? 1804 में फ्रांस में एक कोड को लाया गया था, दैट वाज अ सिविल कोड। ये सिविल कोड जो था वो किस कोड से नाम से जाना जाता था? बिकॉज इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द किंग नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ये लाया गया था। दैट्स वाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोड तो होगा नहीं, कोड ऑफ जस्टिस नहीं, ये नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता था, नेशनल कोड भी नहीं होगा। So it was implemented by the King of France, Napoleon Bonaparte, in the year 1804, and it was a very remarkable day. It was a remarkable year because इस कोड के आने के बाद से कई चीज़ों को बदला गया। एक तरह से कह सकते हैं सोसाइटी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ, जिसे कि मॉडर्नाइजेशन का पिलर भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी, चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। नेपोलियनिक कोड के मान लीजिए उसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस आ गए, कुछ और पूछ दिया गया, तो उसमें कई ऐसे लॉज थे, कई ऐसे रूल्स थे, टैक्सेस थे, जिनसे आम लोग, खास करके जो फार्मर्स, वीवर्स, वर्कर्स, ये सब लोग काफ़ी तंग थे। कई तरह के टैक्सेस थे, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम उसमें से एक था। फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम, मैनोरियल ड्यूज़ थे, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो था, ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया था। ये अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे जिन्हें लोगों को पे करना पड़ता था और इससे उनमें बहुत ज़्यादा क्रोध था, लोगों में गुस्सा था, इतना टैक्सेस देना पड़ता है। तो इन पर काम किया गया था, सबको रिमूव कर दिया गया। तो इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप बाय किंग नेपोलियन। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रीजन्स वॉज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू? सिविल कोड, फिर से ये क्वेश्चन सिविल कोड से ही है। कौन कौन से रीजन्स पर ये अप्लाई हुआ था? मतलब उस टाइम फ्रांस का एक नीति था कि नेपोलियन भी चाहते थे कि अपने क्षेत्रों को एक्सपैंड करें, अपने एरिया को बढ़ाएं, तो वो आसपास के देशों के बहुत से एरिया को कब्जा में कर रखे थे। तो वो भी अब फ्रांस के द्वारा चल रहा था। सो इनमें कौन कौन से एरियाज़ में ये काम हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, इटली। स्विट्ज़रलैंड और इटली थे, इटली जर्मनी भी था, लेकिन सिर्फ ये दोनों काफ़ी नहीं थे, वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड जर्मनी के अलावा डच रिपब्लिक भी था। इसलिए ऑप्शन डी में, क्योंकि सारे प्लेसेस के नाम दिए गए हैं जो इससे इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसका इम्पैक्ट, सिविल कोड का इम्पैक्ट इन पर पड़ा था। सो दिस लास्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. Okay, so let's move to the next question. Again I will say that before solving any question, before listening to the explanation, you try to solve the question by your own. पहले आप खुद कोशिश करें, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा. What happened at the Treaty of Constantinople of 1832?
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी एक तरह का डील होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल में 1832 में जो डील हुआ था, ट्रीटी हुई थी, उससे क्या इनमें से, इन चारों में से कौन सी चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ा था या कौन सी चीज़ लागू हुई थी? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। अ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ, यूरोप में एक नेशनलिज्म, क्रांतिकारी नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ था। नहीं, ऐसा तो नहीं, वो तो काफ़ी पहले हो चुका था, 1832 तो बहुत लेट है। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक बिगेन, ग्रीक्स की जो स्ट्रगल है वो भी कई साल पहले हुई थी, 1832 में तो उन्हें आज़ादी मिल गई थी। सो द ऑप्शन सी, ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे उसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया था इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल विच केम इन द ईयर 1832. So option number C will be the correct answer. Let us see the next question. Which of the following statement is correct about German unification? जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सही है? ध्यान से पढ़ते हैं ऑप्शंस को, कौन कौन सी सही है। पीपल गैदर्ड एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च में गैदर हुए थे लोग, जमा हुए थे, हाँ सही बात है, तो दिस इज़ करेक्ट। 813 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया गया था, ये बात भी सही है। दे फॉर्म्ड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली पार्टी को भी बनाया गया था, दिस पॉइंट इज ऑल्सो राइट। एंड द लास्ट वन, वुमेन वर इन्वाइटेड जस्ट एज विजिटर्स इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वुमेन जो महिलाएं थी उन्हें वहाँ पर सिर्फ स्पेक्टेटर, सिर्फ विजिटर के तौर पे आमंत्रित किया गया था। दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उन्हें उसका हिस्सा नहीं बनाया गया था, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ योगदान नहीं दे पा रहे थे, वो बस स्पेक्टेटर थे। इससे ही पता चलता है कि जो महिलाओं का जो उस वक्त का पोजीशन था वो काफ़ी पिछड़ा था, इनइक्वालिटी यहाँ से दिखती है, तो ये बात भी सही है। सो अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर नॉट होना चाहिए, ठीक है, देयर इज अ प्रिंटिंग एरर, यहाँ पर नॉट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में कौन सा नॉट करेक्ट है? तो ये जो ऑप्शन है बी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भले ही बनाया गया था, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधित्व थे, जो लोगों के प्रतिनिधित्व थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी संख्या 813 नहीं थी, वो 831 थी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर का हेरफेर है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग। सो दिस नंबर बी इज द आंसर। Okay, let's move to the next question. Who became the emperor of Germany in 1871? 1871 में जर्मनी के राजा कौन बने? देखते हैं। 1871 में जर्मनी एक देश के तौर पे घोषित किया गया था। वहाँ के ऑटोवन बिस्मार्क, बहुत बड़ा योगदान था उनका जर्मनी को खड़ा करने में। ऑटोवन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ नेशन मेकिंग भी कहा जाता है, राष्ट्र बनाने के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने सारा प्लानिंग्स किया था। बट ही वॉज नॉट अलोन, एक्चुअली ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, ही वॉज नॉट द किंग, वो किंग नहीं थे, चीफ मिनिस्टर थे। विक्टर इमैनुअल टू, विक्टर इमैनुअल टू तो इटली से बिलोंग करते हैं। विक्टर इमैनुअल टू वॉज द किंग ऑफ इटली, तो ये तो इटली का किंग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जर्मनी का पूछा जा रहा है। लुइस फिलिप फ्रांस से बिलोंग करते हैं, सो लुइस फिलिप भी नहीं है। कैसर विलियम वन, यस, कैसर विलियम वन फर्स्ट, कैसर विलियम वन जो है ये किंग थे जो कि ऑटोवन बिस्मार्क के साथ मिलके, इन दोनों ने मिलकर ही जर्मनी को आगे बढ़ाने में बहुत हद तक हेल्प किया था। सो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड ही वॉज द किंग, सो वही आगे चलकर जर्मनी के एम्परर भी 1871 में घोषित किए जाते हैं। सो द आंसर डी इज द करेक्ट वन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली ऑक्युपाइड बाय किंग्स या किंगडम्स। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लेंदी है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हैं, दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम। यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इटली के रीजन्स को दिया गया है, मतलब इटली के अलग अलग क्षेत्र हैं ये, और राइट हैंड साइड में उसको
उस पर कब्जा किए जाने वाले किंग या किंगडम का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है वो करेक्ट नहीं है, आपको इसे करेक्ट सीक्वेंस से सजाना है। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। देखने में आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपको चारों प्लेसेस के बारे में नहीं पता है, दैट विच प्लेस वॉज ऑक्यूपाइड बाई हुम। अगर आपको 1 या 2 भी पता है, सो यू कैन मेक अ गेस। सो जैसे कि कोई भी एक ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो है उसने नॉर्थ एरिया को अपने अंदर किया हुआ था। सो ए का 3 है, तो ए है नॉर्थ और 3 है हैब्सबर्ग। तो हमें यहाँ देखना कि ए में 3 कौन कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो लेट अस चेक। ए का 3 नंबर 2 में भी है, 3 में भी है, मतलब अभी भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है। स्टिल देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन ऑप्शन नंबर बी एंड सी। इससे ये तो पक्का है कि ऑप्शन ए और डी आपका गलत हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो अब क्योंकि यहाँ पर दोनों में ए का 3 दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा। बी का भी सेम है, बी देखने से फ़ायदा नहीं है। सी और डी में अगर कुछ फ़र्क देखते हैं तो हमें कुछ काम आ जाएगा। देखते हैं। सी साउथ जो है, साउथ वॉज ऑक्यूपाइड बाय द स्पेनिश बर्बन किंग्स, ठीक है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, एस से साउथ है, एस से स्पेनिश है, ठीक है। तो ये उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो आंसर है सी का 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला ऑप्शन, ये करेक्ट है। चलिए मैच करने के लिए बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए का 3, इट मीन्स नॉर्थ वॉज ऑक्यूपाइड बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर। इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। बी का 4, दैट इज सेंटर कौन सा चीज़ किसने ऑक्यूपाई किया था, सेंटर वॉज ऑक्यूपाइड बाय पोप। सी का 1, साउथ जो था वो बर्बन किंग स्पेनिश से ऑक्यूपाई किया गया था, और सार्डिनिया पिटमोट जो प्लेस था, इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय नन अदर देन द किंग विक्टर इमैनुअल 2। सो इन दिस वे दिस सीक्वेंस इज द करेक्ट वन and this is your answer. I hope you have understood the questions and the explanation as well. अगर आपको कोई तरह का डाउट होता है, so you must write in the comment box. And next there will be another chapter from social studies as well. सोशल स्टडी में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, सो आप वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।